आज जिस शख्स की स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूं, उसको ईयर 94 में हमारे देश की जनता ने, मीडिया ने और उनके स्टेट की गवर्नमेंट ने देशद्रोही करार दे दिया था। आज की डेट में इनको देश बहुत सम्मान करता है। इनफैक्ट 94 के दौरान ही इनको 50 दिनों तक जेल में रखा गया, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, इन्हें टॉर्चर किया गया। आज देश के सबसे बड़े कोर्ट ने इन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। एक टाइम पर जिनको पाकिस्तानी एजेंट कह दिया गया था, उन्हें आज पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जी हां, आज मैं बात कर रही हूं इसरो के उस राइजिंग स्टार की, जिसने अपनी जिंदगी का अहम समय लैब्स और रिसर्च में बिताने के बजाय जेल और अपने लिए जस्टिस और कोर्ट के चक्कर लगाने में बिता दिया। इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसमें आर माधवन टाइटल रोल निभा रहे हैं और शाहरुख खान ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी है। जी हां, रॉकेटरी नंबी नारायणन की लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म। आखिर नंबी नारायणन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनानी पड़ी है, और ऐसी क्या इनजस्टिस उनके साथ हुई थी कि इतने साल वो अपने आप को सही प्रूफ करने में ही लगे रहे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नंबी नारायण एक बहुत बड़ा नाम था। नंबी नारायणन एक अपकमिंग स्टार थे, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे थे। लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी तो 1970s में नंबी नारायणन ने ही इंडिया में ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। 1991 में इसरो ने रशिया के साथ एक करार किया था। क्रायो टेक्नोलॉजी को लेकर यह करार किया गया था कि क्रायो टेक्नोलॉजी जो है रशिया इंडिया को हैंडओवर करेगा, जिसके लिए रशिया ने 235 करोड़ रुपए मांगे थे। ये डील साइन हो चुकी थी। सेम टेक्निक यूएस 950 करोड़ रुपए और फ्रांस 650 करोड़ रुपए में ट्रांसफर कर रहा था। यही कारण है कि जब इंडिया के साथ रशिया की ये डील हो गई तो यूएस को पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि तब यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रशिया पर प्रेशर बनाया इस डील को विड्रॉ करने के लिए। रिजल्ट ये हुआ कि रशिया ने इस डील को विड्रॉ कर लिया और भारत के पास ये क्रायो टेक्नोलॉजी आती आती रह गई। क्रायोजेनिक इंजन जिस टेक्निक के लिए ये सौदा हुआ था, उन इंजन की सबसे खास बात ये होती है कि ये 0 से नीचे के टेम्परेचर पर काम करता है, यानी कि -238 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह काम करता है। इतने कम टेम्परेचर से क्रायोजेनिक इंजन का जो फ्यूल होता है वो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। ये लिक्विड जलने से एनर्जी पैदा होती है, जिससे कि क्रायोजेनिक इंजन की स्पीड 4.4 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाती है। और इसी टेक्निक के लिए रशिया के साथ इंडिया का ये सौदा हुआ था, जो कि यूएस के कारण तब कैंसिल हो गया था। 94 में इसरो के साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब हम क्रायो इंजन की जो तकनीक है वो हमारे रिसोर्सेज से ही बनाएंगे। हम यहाँ इसरो में ही इस तकनीक को बनाने की कोशिश करेंगे और इसी के रिसर्च में यहाँ के साइंटिस्ट लग गए। एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके हेड तब नंबी नारायणन थे। इसरो की पूरी टीम को पता था कि सबसे ब्रिलियंट लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और केरला में तब के सीएम भी इस पूरे प्रोजेक्ट से काफी खुश थे। लेकिन अचानक एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई जिस कारण नंबी नारायणन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने क्रायोजेटिक इंजन को लेकर जितने भी रिसर्च किए हैं वो सारे रिसर्च पेपर एक मालदीवियन औरत को पैसों में बेच दिए हैं और ये औरत जो है इन रिसर्च को पाकिस्तान पहुंचाएगी, यानी कि देश के साथ गद्दारी की है। उन्हें देशद्रोही साबित किया गया। पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्हें 7x8 के एक कमरे में रखा गया, जहां पर हर रोज उनके साथ टॉर्चर होता था। 3rd डिग्री टॉर्चर से उन्हें गुजरना पड़ा था। एक वाकया तो खुद नंबी नारायणन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरह से जब एक बार इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने पानी मांगा तो पुलिस वालों ने उनके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक दिया और कहा कि ये लो पानी पी लो।
नाम्बी नारायणन को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो टूटकर फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़े, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। केरला पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने कहा कि नाम्बी नारायणन, उनके साथ उनका एक और साथी साइंटिस्ट जिसका नाम था शशि कुमार, ये दोनों दो मालदीवियन औरतों से मद्रास इंटरनेशनल होटल में मिले हैं। इन औरतों का नाम था मरियम रशीद और फौजा हसन। इनके साथ में केरला पुलिस का एक डीआईजी रमन श्रीवास्तव भी शामिल था, जो पूरी डील को ठीक ठाक कैसे हो जाए वो देख रहा था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि नाम्बी नारायणन जो है, इन दोनों लेडीज को अपने क्रायोजेटिक इंजन के जितने भी रिसर्च पेपर है और इसरो में जितने भी रिसर्च की डिटेल्स इनके पास है, वो सारी इन मालदीवियन औरतों को हैंडओवर कर रहे हैं, जो कि जहेरा करके पाकिस्तान की एक एजेंट है, उसको ये पेपर्स देंगी और जहेरा से इन सभी को बहुत मोटी रकम मिली है। और इसी कहानी के बेसिस पर इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, इनका टॉर्चर शुरू हो गया। 50 दिनों तक नाम्बी नारायणन को जेल में रखा गया। इधर जेल में इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने नाम्बी नारायणन पर काफी प्रेशर बनाया। इनफैक्ट उन्हें कहानी सुनाई गई और कहा कि तुम बस हाँ बोलो। उन्हें स्टेटमेंट दिए गए और कहा कि तुम बस इस पे हाँ बोलो कि हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन नाम्बी नारायणन ने ऐसा नहीं किया। आईबी ने उनके ऊपर यह भी प्रेशर बनाया कि तुम अपने तत्कालीन बॉसेस का नाम भी ले सकते हो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें इतने दिनों तक टॉर्चर झेलना पड़ा। इस मामले में बाद में सीबीआई आई। सीबीआई ने अपनी छानबीन शुरू की तो उन्होंने नाम्बी नारायणन के घर की तलाशी ली। वहां से ना कोई कागजात मिले, ना कोई पैसा मिला और ना ही उनकी लाइफस्टाइल से ऐसा कुछ लगा कि उन्होंने कुछ ऐसी गद्दारी की है या फिर इस तरह की बड़ी डील हुई है। फाइनली सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की जिसमें उन्होंने कहा कि ये पूरा जो केस है ये फेक केस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, मद्रास इंटरनेशनल होटल में 24 से 26 जनवरी 1994 के बीच जिस मीटिंग की यहाँ पर बात हो रही है वो मीटिंग हुई ही नहीं। इनमें से कोई भी शख्स उस होटल में गया ही नहीं था। ये सब लोग अलग अलग जगह थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक स्टोरी इनके ऊपर बनाई गई है इन्हें फंसाने के लिए, या तो केरला पॉलिटिक्स के कारण या फिर कुछ इंटरनेशनल पावर्स के कारण। नाम्बी नारायणन जेल से तो छूट गए, लेकिन अब उस दाग का क्या जो उनके ऊपर लग गया, उन दिनों का क्या जो उन्होंने जेल में बिताए, जो उन्हें रिसर्च में बिताने चाहिए थे, उस देशद्रोही नाम के टैग का क्या जो उनके ऊपर लग चुका था। जो जुर्म उन्होंने किया नहीं उसकी सजा उन्होंने काटी थी। यही कारण है कि नाम्बी नारायणन ने तब कोर्ट केस फाइल किया, खुद के लिए जस्टिस की लड़ाई की। ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से नाम्बी नारायणन को 10 लाख रुपए अनाउंस किए गए, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने तो उसके ऊपर भी स्टे लगवा दिया और वो पैसा देने से इनकार कर दिया। फाइनली 2018 में नाम्बी नारायणन एक बार फिर से एक्टिव हुए। उन्होंने उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की जिन्होंने उन्हें जेल में टॉर्चर किया था। उन सभी लोगों की लिस्ट नाम्बी नारायणन ने कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाम्बी नारायणन को तब काफी सहूलियत दी गई। 50 लाख रुपए का कंपनसेशन नाम्बी नारायणन को मिला। साथ ही केरला गवर्नमेंट का जो स्टे था वो स्टे हटा। केरला गवर्नमेंट को नाम्बी नारायणन को 10 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 1 करोड़ 30 लाख का कंपनसेशन भी दिया गया। और जब सभी को अपनी इन हरकतों पर शर्म आई और जब लोगों को रियलाइज हुआ कि इस आदमी के साथ गलत हुआ, इसको गलत मामले में फंसाया गया और इसके कारण इस आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तब जाकर कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने ये 2019 में नाम्बी नारायणन को पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये है कहानी उस राइजिंग स्टार की, उस साइंटिस्ट की, जो शायद अगर लैब में होता तो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर आज कहीं और होता। हम शायद यूएस वगैरह से compete कर रहे होते, लेकिन हमने तो उसे देशद्रोही करार करके, पाकिस्तानी एजेंट करार करके उसको जेल में बंद कर दिया। उस पर देश से गद्दारी करने का ठप्पा लगा दिया। इस ठप्पे को मिटाने में इस साइंटिस्ट को इतने साल लग गए कि अब जाकर इस साइंटिस्ट को इसका ड्यू क्रेडिट मिला है। और इन्हीं नाम्बी नारायणन की स्टोरी पर बनी है फिल्म रॉकेटरी, जिसमें आर माधवन नाम्बी नारायणन का रोल निभाएंगे। 25 से लेकर 74 साल तक का रोल वो निभाते नजर आएंगे।
शाहरुख खान ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी है। ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश और तमिल में बनाई गई है। इस फिल्म को लिखा भी आर माधवन ने है, डायरेक्ट भी आर माधवन ने ही किया है, यानी कि इस फिल्म से आर माधवन ने डायरेक्शन में भी डेब्यू किया है।